महंगाई पर मौन सियासत। महंगाई, पिछले काफी दिनों से यह शब्द आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, हो सकता है कि महसूस जरूर किया होगा, लेकिन राजनीतिक दल इसको लेकर मौन है। पिछले काफी दिनों से एक ही मुद्दा छाया हुआ है पूरे देश में, संसद से लेकर सड़क तक। हंगामा इस बात को लेकर, हिडनबर्ग की रिपोर्ट। मगर आपसे जुड़ा हुआ, हमसे जुड़ा हुआ महंगाई का मुद्दा सियासत के गलियारों में गुम है। महंगाई देश के सबसे बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा। महंगाई को लेकर हर बार देश में अलग अलग आंकड़ों के जरिए बहस हुई। कुछ आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इंडिया वॉइस हमेशा से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता रहा और आपसे जुड़े हुए जन सरोकारों के मुद्दों को हमने इस मंच से उठाया। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, जो भी जुड़ा हुआ हो आपसे मुद्दा। अब कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं। पिछले साल का जिक्र करें तो 10 महीने पहले 6 से 7% के दायरे में महंगाई दर घूम रही थी, मगर नवंबर में यह आंकड़ा 5.88% आया, यानी कि 6% से नीचे। राहत की खबर, सुनते जाइए आंकड़े। दिसंबर 2022 में आंकड़ा था 5.72%, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर आप आंकड़े भी फ्लिप कर पाए। यानी आंकड़े कहते हैं कि महंगाई कम हुई, महंगाई कम हुई। अब आरबीआई का अनुमान है कि 5.25% महंगाई दर रहने वाली है। आप कहेंगे यह राहत की बात है। बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ तो यह राहत की बात है, मगर एक बहुत बड़ा मगर है, और वो मगर है रेपो रेट, यानी कि आपकी हमारी ईएमआई। इसकी कहानी भी दिलचस्प है। ईएमआई का, क्योंकि हम सब ईएमआई भरते हैं किसी ना किसी रूप में। 3 मई 2022 यानी कि 9 महीने पहले ईएमआई थी 4% के आसपास, अब पहुंच गई 6.5%, यानी कि 2.5% का इजाफा। तो क्या वाकई में महंगाई काबू में है? एक आंकड़ा बताता है हां, और जो ब्याज के रूप में हम दे रहे हैं वो आंकड़ा बताता है नहीं। अब उदाहरण के तौर पर, आपके घर में भी दूध आता होगा। दूध की कीमत पिछले 10 महीने में 12 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई। 10 महीने में 12 रुपए। दूध महंगा हुआ। अब एक और दिलचस्प कहानी। आप कहेंगे कि रेट तो लगभग वही है, जाते हैं जिस पैकेट पर देखते हैं रेट वही है, लेकिन उसमें भी खेद है। माल वही है, मगर फिर भी चुपचाप कैसे बढ़ रही है महंगाई, समझिए। गुपचुप तरीके से लोगों की जेब कटती है। उदाहरण के तौर पर 5 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट 80 ग्राम आता था पहले, अब वो हो गया है 52 ग्राम का। 60 रुपए वाली चाय पत्ती पहले 250 ग्राम की थी, अब पैकेट चेक करिएगा 200 ग्राम। 10 रुपए वाली नमकीन 60 ग्राम, अब हो गई 42 ग्राम। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कम किए बिना महंगाई कम हो सकती है। कोरोना काल में सरकार ने राहत दी, 10 और 5 रुपए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज घटाई। लेकिन जून जुलाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम होने लगी। कच्चे तेल की कीमतें पिछले 7 महीने में $40 तक नीचे आ चुकी है। लेकिन महंगाई क्या कम हुई? आंकड़े कहते हैं हां,
और आम जनता क्या कहती है, और सियासत इतने अहम मुद्दे पर मौन क्यों है? आज इसी का हम विश्लेषण करेंगे। सीधा रुक कर रहे हैं, अपने साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ आज एक दिलचस्प पैनल है, उस पैनल से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर से इस मुद्दे पर वार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का पहले बयान सुना देते हैं, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा पहले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान सुनाइए, और फिर उसके बाद सीधा रुक करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये बयान सुनिए। महंगाई बढ़ रही है, यही मोदी साहब 2014 में ये कहते थे महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बोलते थे। अरे भाई, आपने जो महंगाई के लिए लड़ा, मीडिया में अपना नाम बढ़ाया और सभी पेपरों में आपने इतना एडवर्टाइजमेंट किया, महंगाई मेरी सरकार आने के बाद कम करूंगा, ये कहा उन्होंने। मैं उनको पूछना चाहता हूं, अब कहां है आप? कहां गया आपका स्लोगन? और यही बात तो राहुल गांधी जी पूछ रहे, यही बात मैं पार्लियामेंट में पूछ रहा हूं, और यही बात हमारे कांग्रेस के सभी नेता लोग उनको पूछ रहे हैं, लेकिन उसका जवाब उनके पास नहीं है। तो कांग्रेस कटाक्ष कर रही है, लेकिन आंकड़े पुराने दिलचस्प भी हैं। सीधा रुक कर रहे हैं, आंकड़ों की बात करेंगे आज। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। मुकेश त्यागी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक हैं। संगीता शर्मा जो कि आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा है। डॉक्टर धनोज राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुकेश इस चर्चा को क्यों लेकर आया, सब पूरे देश में, पूरे घर घर में एक ही चर्चा है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट। जिनको मालूम नहीं कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट क्या है वो भी उस पर चर्चा कर रहे हैं, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे। लेकिन आज अखबारों की सुर्खियां और उन सुर्खियों के भीतर एक खबर छोटी सी मुझे दिखाई दी। उस खबर का मैं जिक्र करूंगा, छोटे हुए पैकेट, चुपचाप बढ़ती महंगाई। कोई महंगाई के मुद्दे पर बोल नहीं रहा। फिर मैंने आंकड़े तलाशे और आंकड़ों में मैंने देखा ये महंगाई तो कम है, और फिर मैंने देखा इन्फ्लेशन और रेपो रेट। फिर मैं कंफ्यूज हो गया, तो मैं उसी से शुरू कर रहा हूं। मुकेश जी प्लीज जरा मेरा मार्गदर्शन करिए, देश में महंगाई कम है या ज्यादा है? देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार। आपने बहुत ही ज्वलनशील विषय पर ये डिबेट रखी है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही समयानुकूल है, और भारत की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ है, और भारत का जो ज्योग्राफी है वो पूरे विश्व का शायद 2% के आसपास है, और जो पॉपुलेशन वो 15 to 16%। तो 7 बिलियन की पॉपुलेशन में आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के पास कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। ठीक। और उन चुनौतियों से जूझते हुए जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण जी ने बजट दिया है, मैं समझता हूँ यूनानिमिटी है उसको लेकर के कि इतना अच्छा बजट जो पेश किया, जबकि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है इस समय चल बना चुकी है। अगर आप वैश्विक आर्थिक स्थिति देखें तो हिंदुस्तान की स्थिति, जबकि कोरोना था, यूक्रेन रशिया वॉर था, तमाम ऐसी आर्थिक चुनौतियां हमारे सामने आई थी इतनी बड़ी जनसंख्या के आगे, कि हो सकता है कि हमारी आर्थिक स्थिति चरम जाए। अभी आप पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, वहां पर तो बिजली का संकट हो चुका है। नहीं सर, मैं पाकिस्तान से कभी अपने देश की तुलना नहीं करूंगा। चलिए मैं कह रहा हूँ यूके की हालत देख लीजिए। हाँ, किसी और देश से तुलना करिए, पाकिस्तान से मुझे हरगिज़, मैं इसके लिए तैयार नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। आप ऑयल हमारे सिर्फ 3% प्रोड्यूस होता है। सर वो हमारी खैरात पर बना हुआ देश है, पाई पाई को मोहताज है, हम उससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं अपने आप? चलिए यूके से कर लीजिए। हाँ। यूके की क्या स्थिति, आपको तो पता है यूके की स्थिति क्या है। यूके में तो इस समय इतनी बुरी तरह से वहां पे आर्थिक समस्या आई पड़ी कि पिछले 1 साल के अंदर 3 बार प्रधानमंत्री वहां पे बदल गए, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी वो अलाइन नहीं थी
वहाँ करंट चैलेंजेस को लेकर सर के। मुझे सिर्फ तो इतना मार्गदर्शन आप- करिए, मैं अभी यूके पे भी जाऊंगा, चीन पे भी जाऊंगा, जी। आप जिस देश पर चर्चा करना चाहेंगे उसको शामिल करिएगा। अभी देश में जी। महंगाई है कि नहीं? महंगाई है, लेकिन आपने अभी खुद ही अपने प्राथमिक वक्तव्य में कहा कि महंगाई जो है नीचे आई है, और जो महंगाई है वो अगर आपके जीडीपी ग्रोथ रेट के आसपास है तो मैं समझता हूं कि उस महंगाई को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। ठीक अब है, आप आप ये देखिए कह कि रहे लोग हैं कि कहते हैं महंगाई नहीं है। महंगाई जो देखिए महंगाई तो होगी, ये तो है नहीं कि जो आपके होलसेल प्राइस इंडेक्स हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैं, उनकी जो कमोडिटीज हैं कुछ इंपोर्ट होती है कुछ एक्सपोर्ट होती हैं, तो उनको जो बास्केट ऑफ कमोडिटीज हैं उनकी एवरेज प्राइसिंग में जरूर कुछ उछाल आया होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि उछाल जो है ये बहुत ही फिस्कल मैनेजमेंट के तहत आ रहा है, और इसमें पूरा भारत सरकार का पूरा इंटरवेंशन अच्छा, है कि ग्लोबल किसी इफेक्ट प्रकार है। से। ओके ओके, मैं थोड़ा छोटा छोटा कमेंट ले रहा हूं पहले, फिर उसके बाद मैं कुछ आंकड़ों पर आऊंगा। रत्नाकर जी। जी, महंगाई आपको कौन सी दूरबीन से दिखाई दे रही है? मुकेश जी कह रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड इससे त्रस्त है, और आप कौन सी महंगाई की बात कर रहे हैं? देश तरक्की कर रहा है, आप महंगाई महंगाई चिल्ला रहे हैं। आप 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। तिलक जी, दो बातें कहूंगा जी। पहली बात तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रवक्ता हो, चाहे सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, इनको महंगाई न समाज में दिखाई देती है, न सदन में इनको सुनाई देता है, न यहाँ टीवी पर ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। यही इनके निशिकांत दुबे जो सांसद हैं झारखंड से, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब पिछले सत्र में हम लोग मांग कर रहे थे कि महंगाई पे चर्चा करिए, महंगाई पे चर्चा करिए, लेकिन निशिकांत दुबे जी ने सदन में खड़े होकर बोला कि महंगाई तो कहीं देश में है ही नहीं। तो जी, इस तरह से अगर अनर्गल प्रलाप करने लगे सत्ता पक्ष, वो आंख अपने बंद कर ले, कान अगर बंद कर ले, विपक्ष की आवाज सुनाई देना बंद हो जाए, विपक्ष को सिरे से दरकिनार कर देना, तो निश्चित रूप से ये तानाशाही सरकार हो जाएगी और महंगाई जरूर बढ़ जाएगी। पहली चीज। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये ग्लोबल जो है कॉज बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, इसके वैश्विक कारण है। हाँ। मैं इनको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि 2008 में बहुत बड़ी जो है आर्थिक मंदी आई थी पूरे विश्व में। उस समय अमेरिका में भी एक घर फ्री मिल रहा था, शायद आपको याद होगा तो नहीं, लेकिन मैं तो उस समय चूंकि मैं जॉब कर रहा था और मुझे बड़ी परिस्थितियां बहुत अच्छे से ज्ञात है, अभी भी याद है। लेकिन उस आर्थिक मंदी का कितना असर हमारे देश में हुआ, भारत देश में? कहीं भी उस आर्थिक मंदी का असर हमारे देश में देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे जो चीजें उत्पादन होती है वो कंज्यूम होती है, बहुत बड़ा रत्नाकर कंज्यूमर है जी, ये। क्या ये सच नहीं है कि दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम हैं? आपको गर्व होना चाहिए। हाँ, गर्व 2011 में भी हुआ था हमको, 2011 में भी हुआ था हमको। हाँ। हमारा देश जो है 5वीं सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था 2011 में भी थी। अच्छा। आज भी हो गई। और ये तीसरी इन्फ्लेशन बार रेट हुई क्या है। था उस वक्त? जी, इन्फ्लेशन रेट क्या था? हाँ, अब मैं वही, आप बोलेंगे 11% हो गया, यहाँ पे तो 8% है। हाँ, लेकिन मैं हाँ, आपको बिल्कुल याद बोलूंगा। बताना जी 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 मैं जवाब देना चाहूंगा उसका। ग्लोबल इफेक्ट आता है, हाँ। ठीक है, लेकिन वो कुछ समय के लिए आता है। अगर वो प्राइसेस अगर हाई हो रहे हैं तो उसको रिड्यूस करने का, जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि हम लोग उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है न्यूट्रलाइज किस प्रकार हो रहा है। आपने अभी खुद ही बताया 10 महीना में 12 लेकिन रत्नाकर जी, अगर महंगाई मुद्दा होती, एक छोटा छोटा कमेंट ले रहा हूं, तब उसके बाद आंकड़ों पर बात करूंगा पक्का। अगर महंगाई मुद्दा होती तो आप लोग चुनाव क्यों हारते, हर जगह मात क्यों खाते, है ना? इतना बुरा हाल तो आपका पहले भी नहीं था, और अब जो हुआ, अगर महंगाई वाकई में मुद्दा है। देखिए तिलक जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे ही लड़ाई लड़ती आ रही है, चाहे सड़क हो चाहे संसद हो, ठीक है। हम महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती हुई देश में नफरत, किसानों के आत्महत्या, किसानों की आय घटती जा रही है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, गरीबी और शिक्षा पे ही मुद्दे पे हम लड़ाई 2019 में भी यही नारा था आपका। लेकिन सुनिए, मैं आगे बोल लेता हूँ, कंप्लीट कर लूँ सेंटेंस कंप्लीट कर लूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
चुनाव जब आते हैं तो ये देख रहे हैं आजकल किस तरह से धीरेन्द्राचार्य शास्त्री जी और हिंदू राष्ट्र रत्नाकर जी, और ये कम से सारी कम चीजें जनता शुरू के कर देती जनादेश है का तो भारतीय सम्मान जनता करिए। पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ये तुष्टीकरण की राजनीति ध्रुवीकरण की शुरू कर देती है। अच्छा। तो इसमें ये सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं तिलक जी। अच्छा, तिलक जी ये राष्ट्रवाद का झूठी डफली बजाते हैं और इतनी ये जोर से बात कही। बजाते और हैं रत्नाकर जी, कि इस मुद्दे में जिस महंगाई कुएं और में बेरोजगारी की आवाज जो है आप गौण सब हो उसी जाती से है। पानी पीते हैं, जिस कुएं में भांग पड़ी हुई है उससे सभी कुएं से पानी पीते हैं। ठीक, अब ये मत सिखाइए मुझे कि ये करते हैं और हम नहीं करते, हम करते ये वो नहीं करते। ठीक, मुझे सब मालूम है। संगीता शर्मा जी, महंगाई है कि नहीं? झूठे राष्ट्रवाद की डफली इतनी जोर से बजाते हैं महंगाई तो कि है। जो मुख्य मुद्दे हैं तो वो फिर गौण सर हो ये जाते आपकी हैं। नाकाबियत है कि आप जनता को सुना नहीं पाते। एक नहीं, मिनट धारा 144 लगा के हमारे लोगों सर, धारा 144 छोड़िए, आपके राज में तो सरकारें गिर जाती थी रातों रात। रुक जाइए ना एक मिनट रत्नाकर जी, सदन में हमारे माइक डिबेट डिरेल हो जाएगी, प्लीज सदन में हम हमारी आवाज उठाने नहीं देते। सदन में हमको उठा, अरे सड़क पे हमको उठाकर जेल में ठूसने का काम करते हैं और रत्नाकर सारा जी, संचार तंत्र पे ये रत्नाकर कंट्रोल जी, करके बैठे हैं। ये रत्नाकर बताइए, जी, फिर भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। रत्नाकर जी, ये वो इमरजेंसी नहीं है कि रातों रात 2,500 नेताओं को उठा लिया गया। ठीक, ये वो इमरजेंसी नहीं है कि कोर्ट पर ताले लग गए थे रातों रात। आज जिस प्रकार एक मिनट मोदी रुक जाइए ना, सरकार- डिबेट डिरेल हो जाएगी प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। संगीता जी, महंगाई है कि नहीं या सिर्फ मुझे दिखाई दे रही है? देखिए तिलक भाई, महंगाई है और वो देश की जनता को दिखाई दे रही है। ये बात अलग है कि उस मुद्दे पर कितना ध्यान आकर्षित होता है। सदन में भी हमने माननीय मोदी जी का भाषण सुना, लेकिन उन्होंने 1.25 घंटे का लगभग भाषण दिया, लेकिन उसमें महंगाई, बेरोजगारी, स्मार्ट सिटी, किसानों की आय दुगनी, ये सारे मुद्दे अछूते थे। उन्होंने उतनी देर में सिर्फ विपक्ष को टारगेट किया और एक प्रधानमंत्री होने के नाते इन मुद्दों पर चर्चा बिल्कुल भी नहीं की। तो ऐसा नहीं है आप कि भी किसी तो की एक ही चर्चा नारा न लगा करने रहे से थे। महंगाई खत्म हो जाती है। आप भी तो सदन में एक ही नारा लगा रहे थे। आप कौन सा महंगाई महंगाई चिल्ला रहे थे? देखिए, ऐसा नहीं है कि सदन में महंगाई का नारा कभी गूंजा नहीं या महंगाई पर आवाज नहीं संगीता उठाई जी, गई। पूरी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए ना। मुझे तो इतना ज्ञान है अपने पत्रकारिता जीवन में कि देश के प्रधानमंत्री जब बोलना शुरू करे और बोलने के बाद तक नारे लगे हों। बीच बीच में नारे लगते थे पहले, और आपके ही सांसद लीड कर रहे थे और सिर्फ एक नारा लगा रहे थे। महंगाई उन्होंने भी नहीं बोला। बोलिए, गलत बोल रहा हूं? मैंने क्या कहा तिलक भाई कि क्या आज सदन में महंगाई का मुद्दा ना उठने से महंगाई खत्म नहीं हो गई। आज एक महा घोटाला हुआ था तो चर्चा का विषय वो इम्पोर्टेंट था, तो उस बात पर बहस की जा रही थी, लेकिन माननीय मोदी जी ने तो उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उतनी देर के अभिभाषण में अपने उस पर भी कोई बात नहीं की। तो उनको बताना चाहिए था कि आज देश की जनता उनको सुनना चाहती थी। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? विपक्ष को टारगेट। महंगाई है, बिल्कुल महंगाई है। तो जनता वोट क्यों देती है आपको? नहीं, देखिए, ये जनता नहीं बोल रही। अगर मैं महंगाई से जूझ रही हूँ, हाँ। तो कोई दूसरा परिवार भी महंगाई से जूझ रहा होगा। आज सिलेंडर कितना महंगा है, आज बच्चों की वोट फीस फिर भी कितनी बीजेपी को महंगी क्यों है, देते हैं फिर? आज बस का किराया मैं कितना मान गया महंगा आपकी है, बात। तो क्या महंगाई मैं नहीं है? मान गया संगीता शर्मा जी, बीजेपी को ही वोट क्यों देते हैं? वो दौर भी देखा, महंगाई डायन खाए जाते रहे और सिलेंडर हाथों में। और आज महंगाई होने के बाद भी महंगाई नजर नहीं आ रही, क्योंकि मुद्दों को दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है। अच्छा, ओके डॉक्टर धनोज, यानी कि संगीता जी को भी दिखाई दे रही है, रत्नाकर जी को भी दिखाई दे रही है, लेकिन मुकेश जी कह रहे हैं हम ये भी तो मानिए कि देश बढ़ रहा है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और जो हालात ग्लोबल इफेक्ट है उस पे भी हम लड़ रहे हैं। क्या सच है डॉक्टर धनोज? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा और प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने सभी साथी को सुना और एक ही इल्तजा है कि हम साथी भी हमें सुने। न जाने हर तरफ महंगाई का क्यों दौर है, न जाने हर तरफ महंगाई का क्यों दौर है, ये तो भारत में आत्मनिर्भरता का दौर है। देखिए, आज मैं एक रिपोर्ट खंगाल रहा था, क्योंकि आज पूरे दिन टीवी पर महंगाई से ही मुलाकात हुई, चाहे वो जो भी चैनल, चाहे जो भी लोग हो, विपक्ष के लोग हो या अर्थशास्त्री हो, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि जो मान लीजिए जितने भी खाने पीने का तेल है, पेट्रोल डीजल है, उसको अगर आप देखते हैं स्टेट वाइज,
अगर हम सेगमेंट के अनुसार बात करते हैं, सारे सेगमेंट को मैंने खंगाला है, तो मैंने देखा जो सरकार जो है ना, वो 30-40 रुपये विदेश से आने वाले तेलों पर कम किए, जिसमें आप मलेशिया ले लीजिए, बहुत सारे देश अगर मैं बताऊं, लेकिन कम समय में थोड़ा सा बताता हूं कि महंगाई का दौर, आप अभी देखिए सरसों का तेल सबसे ज्यादा सस्ता हुआ मार्केट में। आप पूरे भारत का आंकड़ा उठा के देखिए, पूरे भारत में हर जगह राजमा नहीं खाया जाता, कुछ ही जगह राजमा खाया जाता। कितने का हुआ सरसों का तेल? मैं आपसे पूछ, वही तो मैं बता दूंगा, टीन के हिसाब से पूरा लेके बैठा हूं ना मैं। हाँ, मैं भी लेकर बैठा हूँ। हाँ सर, मैं भी लेके बैठा हूँ। हाँ। मैं आपको सीपीओ का भी रिपोर्ट है मेरे पास, WPI का भी रिपोर्ट है मेरे पास, मैं सारे रिपोर्ट लेकर नहीं, बैठा मैं हूं। जानता हूँ आप लोग आंकड़ों के साथ आते हैं, मैं भी आंकड़ों के साथ ही हूं। जी जी, बोलिए। मैं तो आप ही को थोड़ा अनुसरण कर लेता हूँ चावला जी, क्योंकि नहीं। आप जो है पैनलिस्ट के पसीने छुड़ा देते आप, तो मैं थोड़ा सा तैयारी कर लेता हूँ। अभी आप देख रहे थे, मैं देख रहा था रेपो रेट को, देख रहे थे कि रेपो रेट है क्या, रेपो रेट से क्या होता है, यानी रिपर्चेजिंग ऑप्शन क्या क्या है सरकार के लिए, आरबीआई कहां तक डिस्टर्ब करता है। लेकिन एक्साइज, अगर मैं डीजल पेट्रोल की बात करें, तो आप अच्छी तरह जानते हैं बेस प्राइस, क्योंकि आज हर जगह ट्विटर वार चल रहा है, ट्विटर पर बहुत सारे गलत लोग इमेज बनाकर डाल रहे हैं कि बेस प्राइस इतना है, तो मैं सारे आंकड़े लेकर बैठा, लेकिन मैं एक दो बात पहले बता सरसों का देता तेल बताइए ना मुझे। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको, सरसों का तेल का ही मैं बताता। सरसों का जो कच्ची घानी, मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। सरसों का कच्ची घानी 2405 रुपया से लेके 2485 रुपये प्रति टीन। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा, ये आप ही का डायलॉग। सरसों का तेल जो कच्ची 170 रुपए तक पहुंच गया था, रुकिए ना सर, हाँ तो सर। देखो, चेक कर लीजिए सर, हाँ, कच्ची मैं घानी। वही 170 रुपए कच्ची पहुंच गया था, वो अब 190 रुपए फिर पहुंच गया है। 2445 और 2555 ये है टीन। हाँ सर, मैं और वही एक- बता रहा हूँ आपको ना सर। हाँ, एक लिस्ट मेरे हाथ में भी है, जो बिल्कुल, मैं भी 170 का लेकर था बैठा वो हूं फिर ना, 190 पहुंच ये- गया है। बिल्कुल, ये WPI का रिपोर्ट है, सीपीओ का रिपोर्ट है। आपके घर आता होगा सरसों का तेल? बिल्कुल मैं खाता ही हूँ, हाँ, खाता कितने का भी लेते हूँ, हैं आप? तेल लगाता भी हूँ, मालिश भी उसी से होता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। जी, पूरे घर की बात कर रहा हूँ, मालिश भी हाँ, उसी से होता है। हाँ, कितने का तो लाते हैं? महंगा जी, आत्मनिर्भरता की अगर बात होती है माय डियर चावला जी, हाँ, तो आत्मनिर्भरता का मतलब होता उपजाऊ। एक नेता हमारे देश में हुआ करते थे, जो कमी समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा जय जवान जय किसान। जी क्यों बोले वो? क्योंकि हमारे देश में खेती नहीं होती थी जी। तो अमेरिका से अन्न लेते थे ना। लापरवाह- अब मुझे एक बात बताइए, ये जी। वही देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा एक वक्त का खाना छोड़ दो, तो पूरे देश ने छोड़ा भी था, है ना? छोड़ा था ना? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज तो वो बिल्कुल। हालात नहीं है। आज तो हम नहीं। अमृत काल में हैं, है ना? नहीं, आज हालात नहीं है। हाँ, तो मैं वही लेकिन उसी कुछ- पर आइए ना, अमृत काल में जी रहे हैं आप, कहाँ पहुंच गए आप? मैं अमृत काल की तो बात कर रहा हूँ, मैं आंकड़े जुटाया हूं मैं। ठीक, ये आंकड़े मेरे घर का नहीं है। नहीं, आंकड़े ये- आपके घर पे भी नहीं, मैं मानता हूं, वही आंकड़े जी। मैं भी लेकर बैठा हूं। आप जी। कहें तो अब मैं उसी पे चर्चा शुरू करूं। हाँ, एक बार हो जाए, अब हो आप जाए। चेक कर लीजिए। ठीक, अगर गलत आप हो तो चारों ने मुझे अपना correct अपना कर पक्ष रखा, बहुत अच्छी बात कही। आंकड़े हैं, आंकड़ों का ही मसला है, और मैं चाहता हूं ये आंकड़ों पर ही चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा लंबी हो जाएगी, और ब्रेक के उस पार आंकड़ों की ही बात, आंकड़ों की, जिसका जिक्र धनोज जी ने भी किया, मुकेश जी ने भी किया, रत्नागर जी ने भी किया, संगीता जी ने भी किया। तो ब्रेक के उस पार महंगाई के कुछ आंकड़ों का ही जिक्र जल्द हाजिर। तो क्या महंगाई पर मौन है सियासत? इसी को लेकर तमाम चर्चा और सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। महंगाई हर देश, हर घर का मुद्दा है, और चुनाव के वक्त ये मुद्दा खूब गूंजता है। लेकिन अब मौजूदा हालात क्या है? माय डियर फ्रेंड डॉक्टर धनोज जी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि आंकड़ों पर बात करिए। तो माय डियर फ्रेंड धनोज जी, आर यू रेडी? रेडी। ठीक, मुकेश जी, जी अब आंकड़ों पर ही बात करते हैं। जी 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 थोड़ा दुरुस्त करिएगा मुझे अगर गलत होंगे तो। जी जी मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, महंगाई है कि नहीं देश में, जरा न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स, और उन्हीं के मुताबिक छोटे हुए पैकेट, चुपचाप बड़ी महंगाई। बिस्किट 5 रुपए वाला जो पहले
52 ग्राम हुआ करता था, मौजूदा 52 ग्राम है और पहले हुआ करता था 80 ग्राम का। चाय पत्ती 60 रुपए वाली मौजूदा 200 ग्राम है, पहले 250 ग्राम हुआ करती थी। नमकीन 10 रुपए वाली 42 ग्राम मौजूदा और पहले 65 ग्राम हुआ करती थी। ऐसे ही मटर, चॉकलेट, कॉफी, टमाटो सॉस, दाम तो वही है लेकिन ग्राम कम हो गए। दाम वही, ग्राम कम। मुकेश जी, इन आंकड़ों के बीच मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, ये आंकड़े सच्चे हैं या झूठे? देखिए, ऐसा है कि हम लोग एज ए इकोनॉमिस्ट बात करें इस विषय को लेकर के तो मैं समझता हूँ वो बेहतर होगा, क्योंकि हम ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जी सर। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इकोसिस्टम होता है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल सर। मैक्रो इकोनॉमी, अभी आपने शुरू में प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि आरबीआई ने जो उनका एमसीपी है उसमें 25 बेसिस पॉइंट जो है रेपो रेट में बढ़ाए, जो कि पहले 6.25 था, अब 6.50 हो गया। दूसरा, इनका रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.50 हो गया। तो अब जब आप इस प्रकार के मॉड्यूलेशन करते हैं, और अगर आपने बजट के प्रोजेक्शन भी देखे होंगे तिलक जी, तो उसके अंदर जो है इन्फ्लेशन को जो है 5.5 और 6% के बीच में कंट्रोल करने की पूरी प्रेडिक्शन है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन लो होगा। तो आप उस स्थिति को आप सापेक्ष में देखिए पूरे ग्लोबल उसमें, यूके भी रिसेशन की हालत में जाने वाला है। मैं आपके रेपो रेट पर भी आ रहा हूं, रेपो रेट पर भी आ रहा हूं, लेकिन क्या ये बात सही नहीं है? आप कह सकते हैं कि भैया रेट तो वही लिखा हुआ पैकेट पे लेकिन ग्राम कम हो गए सर, कि नहीं? मुझे आप ये बताइए कि जो चीज आज से 2 साल पहले थी, जो जमीन आप खरीदने जा रहे थे 2 साल पहले, मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज आप ले लीजिए, गाड़ियां भी ले लीजिए, गाड़ियां ले लीजिए, साइकिल ले लीजिए, मोटरसाइकिल ले लीजिए, एसेंशियल कॉमोडिटी, क्या उनके अंदर इन्फ्लेशन फैक्टर नहीं लेते हैं आप? इन्फ्लेशन फैक्टर तो आता है 1947 में, क्या महंगा, तो इन्फ्लेशन फैक्टर तो आएगा ही। आप कैसे बिना इन्फ्लेशन के कैसे उसमें आप डिपेंड करता है। अगर आपने इकोनॉमिक की बात ही की है तो सर मैं इतना बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूं, लेकिन जमीन पर जाकर जो मैं देखता हूं वही उगल देता हूं। मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि इन्फ्लेशन को आप क्या डिनाई कर सकते हैं, क्या इग्नोर कर सकते हैं? मैं किसी भी इकोनॉमी में आप बता दीजिए कि वहां पे मैं आप ही की बात को आगे लेकर जा रहा हूं। उदाहरण के तौर पर 10 महीने में दूध जो है वो 12 रुपए महंगा हो गया। आपके घर भी आता होगा सर, हुआ कि नहीं? जी आता है। मैं झूठ बोल रहा हूं सर? नहीं, सही कह रहे हैं। हुआ ना सर? उदाहरण के तौर पर जिस फ्री फंड के आटे का जिक्र किया जाता था सदन के भीतर, आटा 10 किलो वाला 300 रुपए से 350 रुपए हो गया। जुलाई में आटा 300 रुपए का था, जनवरी में आज 350 रुपए का। यह आंकड़ा सच्चा या झूठा? आपने स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा किए हैं तो सही है। 1 किलो चावल का रेट 30 था, 40 हो गया। राजमा 80 रुपए किलो वाला था, 140 हो गया। सरसों का तेल 170 वाला 190 पहुंच गया। ये भी तो आंकड़े हैं सर, कि नहीं? बिल्कुल है सर। मुझे मैं अचंभित इस बात पे हूं कि इन्फ्लेशन को आप जीरो इन्फ्लेशन, कोई ऐसी कंट्री है जहां पे आप जीरो इन्फ्लेशन बता दें? मुझे आप बता दीजिए कोई सा भी स्टेट है, या जो स्टेट में जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है फेडरल टैक्सेशन है, तो उसके अंदर अब आप दूसरा देखिए कि कितने लोगों को, लाखों लोगों को पीएम अन्न योजना के माध्यम से कितने लोगों को भोजन उनके घर पे पहुंच रहा है, उनके अन्न पहुंच रहा है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं तो जब कहीं सब्सिडी जाएगी तो उसका इम्पैक्ट, हम राशन दे रहे हैं, इस वजह से महंगाई बढ़ रही है। नहीं, इसके कई फैक्टर होते हैं, एक ही फैक्टर नहीं होता। इसके फैक्टर होता है कि आपका ग्लोबल इंपोर्ट्स में कितने % की वृद्धि हुई है, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या वो है, डॉलर रूपी एक्सचेंज रेट में क्या फर्क आया है। हाँ। तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिसका असर जो है आपकी ऑयल प्राइसेस को ले लीजिए। सर मुकेश सर मैं आपकी बात से 100% बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन एक छोटा सा लेकिन है, लेकिन ये कि आप लोगों के मुताबिक ही
मैं इतना बड़ा ज्ञाता तो हूं अर्थशास्त्र का, लेकिन आप लोगों ने 2014 से ही हमें पहले बताया था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की बात, अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल पर अगर आपने रेट काबू कर लिया तो महंगाई काबू में। ये थ्योरी अभी भी जिंदा है या खत्म हो गई है? देखिए, लगातार कोशिश चल रही है। जहां तक ऑयल प्राइसिंग का सवाल है, इसको लेकर के काफी चर्चा बहुत पहले हो भी चुकी है। राजस्थान के अंदर मुझे बताइए कि वैट कितना था जब कांग्रेस रूल सरकार महाराष्ट्र में थी, तो वैट कितना था? कौन से स्टेट ने अपने एक्साइज या वैट को कम किया है, जरा मुझे बताइए किस स्टेट में। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि ऑयल बॉन्ड, यूपीए ने जो ऑयल बॉन्ड्स क्रिएट किए थे उसका रीपेमेंट अभी हमको भी करना पड़ रहा है। सर कितना था तो ऑयल बॉन्ड? इन्होंने जी कितना अमाउंट था सर? मुझे लगता है एक लाख 35 करोड़ समथिंग थे, मुझे एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स याद नहीं, शायद 1.25 बिल्कुल सही बोला आपने। 1,32,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड था। मैं क्लियर कर देता हूं जिस ऑयल बॉन्ड का जिक्र कर रहा, 1,32 करोड़ का ऑयल बॉन्ड था। मुझे मौका दीजिएगा। रत्नाकर जी आ रहा हूं, मुझे मालूम था आप हाथ खड़ा करेंगे, अभी मैं आंकड़ा लेकर बैठा हूं, रुकिए ना आप। 1,32,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड था। 27 लाख करोड़ सर एक्सरसाइज बढ़ाकर आपने कमा लिए हैं। अरे 30 लाख करोड़ हो गया एक्साइज ड्यूटी इन्होंने। कांग्रेस वालों से पूछिए, कांग्रेस वालों से पूछिए कि राजस्थान में क्या रेट कर रखा है इन्होंने, जरा बताइए। गलत बताइए ये बताएंगे आप? इनसे पूछिए, इनसे तो सवाल पूछिए। मुकेश जी पूछूंगा, में खड़ा करिए। कांग्रेस कौन सी उदारवादी वहाँ के उनके मुकेश जी मैं वही पूछूंगा, आप चिंता मत करिए, नपना बराबर है। लेकिन मेरी मजबूरी, लेकिन मेरी आदत यह है कि सवाल सत्ता से करता हूं। पिछले साल का बजट पढ़ रही है तो हालत है इन लोगों की। मुकेश जी, पिछले साल का बजट पढ़ रहे हैं। मुकेश जी मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मेरी आदत है मैं सत्ता से ही सवाल पूछता हूं। ये सत्ता में होंगे, मैं इनसे भी पूछूंगा। नहीं, लेकिन दूसरे पे ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं, इन्होंने अपना घर कौन सा बहुत साफ किया हो, एक जरा इनसे भी तो पूछिए। अरे भाई, कंपल्शन ऑफ इकोनॉमिक्स है तिलक जी, मैं बोलूं कंपल्शन ऑफ इकोनॉमिक्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते। उसमें सारी स्कीम लॉन्च होती हैं, स्कीम के लिए कहीं ना कहीं से तो रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। हाँ, रेवेन्यू जनरेट पर भी आऊंगा सर। एक मिनट, आपने कहा इनसे भी पूछ लो, इनसे भी पूछता हूँ। अब रत्नाकर जी मुझे एक बात बताइए, छोड़िए आप किसने पुराना बजट पढ़ दिया नया बजट पढ़ा, वो एक अलग विषय। उसमें जवाब देता हूँ ना। नहीं, अब मैं उसमें दिलचस्पी नहीं है मेरी, उसमें मेरी दिलचस्पी नहीं। ये कारनामे सदन में हो चुके हैं। रुक जाइए एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, ये जो 500 रुपए वाला फॉर्मूला लेकर आए आप, 500 रुपए का सिलेंडर है, एकदम सही। ये सुविधा सिर्फ राजस्थान में ही उपलब्ध क्यों है? हिमाचल में क्यों नहीं? झारखंड में भी आपकी सरकार है, वहां क्यों नहीं? वहां भी करवाइए ना, वहां भी तो आवाम रहती है। छत्तीसगढ़ में भी करवाइए। 500 रुपए का सिलेंडर, दिक्कत क्या है? देखिए तिलक जी, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे लेता हूं, लेकिन जरा मुकेश भाई की बातों का जवाब देना मैं नितांत आवश्यक समझता हूं। कारण इसका ये है कि ये विपक्ष पे कोई चीज ठीकरा फोड़ देते हैं और विपक्ष क्या कर रहा है उससे सबक नहीं सीखते हैं। ये कह रहे थे कि 1,32,000 करोड़ जो है ये ऑयल सब्सिडी जो है हम लोगों ने भरा। बिल्कुल आप लोगों ने भरा, ये मैं मानता हूं, लेकिन आप लोगों ने इस 9 साल के दौरान 30 लाख करोड़ से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी आपने वसूले हैं। तो एक छोटा अमाउंट आप बार बार रोना कब तक रोएंगे? और आपने इतना बड़ा अमाउंट जो जनता के पॉकेट से लूट करके और अडानी और अंबानी का लोन माफ करने में लगा देते हैं 2.5 लाख करोड़ जो। अरे मुद्दे पे आ जाता है। बिल्कुल। और ये बात कर रहे हैं राजस्थान की, कल ही का बजट पेश हुआ है। चलिए मान लेता हूँ गलती तो किसी से भी हो जाती है, प्रधानमंत्री से भी हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग किसी से भी हो जाता है, सदन में इससे पहले भी गलतियां हुई। ये मान लेता हूँ कि गलती से उन्होंने कुछ मिनट तक बजट जो है पुराना पड़ गया, लेकिन उन्होंने मुख्य मुद्दा ये है कि उन्होंने जनता को कितना राहत दिया। बात जनता के लिए महत्वपूर्ण है। रत्नाकर जी वही तो पूछ रहा हूँ, 500 रुपए का सिलेंडर जिस राज्यों में हो वहां लागू करो। अब मैं बता लूं, जनता को तो पता चलना चाहिए ना कि कांग्रेस सरकार उनके लिए क्या कर रही है। क्या करेगी वो? हाँ, कांग्रेस सरकार राजस्थान में जो हम लोग सब्सिडी देने का काम करते थे, कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट में जो सब्सिडी मिलती थी, गैस पे सब्सिडी मिलती थी, डीजल पे, पेट्रोल पे, अन्य वस्तुओं पे, बिजली में भी छूट देने का काम करते थे। वो सब्सिडी दे के हम जनता को राहत देने का काम करते थे और महंगाई कंट्रोल करने का काम करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? ना गैस पे सब्सिडी,
न ऑयल पे सब्सिडी, न बिजली की दरों में छूट, न किसानों का बिजली माफ, ये बढ़ाते जा रहे हैं, रत्नाकर जी बढ़ाते रहे हैं। क्यों और घुमा देने रहे के हो? नाम पे क्या दे रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ 500 रुपए का सिलेंडर मैं आ रहा दूसरे हूँ, राज्यों वो में आपका क्यों जवाब नहीं? दे दूंगा, वो आपका जवाब दे दूंगा तो आप दूसरे प्रश्न पे चले जाएंगे, इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूँ, आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। नहीं, लेकिन इस शासन ने यही दिक्कत होती है, ज्यादा काबिल प्रवक्ता होना तो फिर वो पहले ही सवालों से पहले ही जवाब देने लगता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 500 रुपए सिलेंडर, आप कह रहे हो नहीं, मैं उससे आगे वाले सवाल का जवाब दूंगा, इस बिल्कुल, पर नहीं देखिए दूंगा। देखिए 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 मैं आप ही का आंकड़ा पढ़ूं, राजस्थान का पढ़ूं? मेरी तो आदत है, मैं लेकर ही बैठता हूं आप लोगों के आंकड़े। मुझे भी मालूम होता है कि रत्नाकर जी कहां पर ब्रेक मारेंगे और कहां मुझे शुरू करना है। अब सुनिए ना, 500 रुपए का सिलेंडर, जवाब देता हूं, एक मिनट सुन लीजिए, आप पूरी बात का जवाब दे दीजिएगा। 100 यूनिट बिजली फ्री, चिरंजीवी योजना 25 लाख का बीमा, हर साल 30,000 बालिकाओं को स्कूटी, महिलाओं को रोडवेज बस किराए में 50% की छूट। ये पहले क्यों नहीं ऐलान करते आप लोग? 100 यूनिट बिजली भी फ्री। हाँ ठीक है, घर में नोट छप रहे हैं क्या? पैसे पेड़ पर उग रहे हैं, मनमोहन सिंह जी बोलते थे, वही बोल रहा हूँ, पैसे पेड़ पर उगते हैं। नहीं, अगर हम जनता से टैक्स कलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो क्या हमारी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं बनती? तो जो हमारा राजस्व हो, जो हमारा राजस्व हो, उस राजस्व का सदुपयोग करने का काम किसने किया? मुकेश जी जवाब देंगे। हमने अडानी अंबानी के लोन माफ नहीं किए, 11.5 लाख करोड़ हमने अडानी अंबानी के लोन माफ नहीं किए। हमने उन पैसों का, जनता का पैसा जनता को देने का काम किया। रत्नाकर जी, ऐसे अडानी और अंबानी प्रतीकात्मक रूप से आप लोगों की सत्ता में भी थे, ठीक है ना? आप रुक जाइए, विषय भटक जाएगा, विषय भटक जाएगा। नहीं थे, विश्व के दूसरे नंबर पे नहीं थे, 690 पे थे, $8 अरब की संपत्ति थी। कितने नंबर पर थे और $40 अरब की हमारे विषय वो नहीं है। एक मिनट, मुकेश जी जवाब देंगे, फिर उसके बाद संगीता जी और धनोज जी आपके पास आ रहा हूं। मुकेश जी, कोई कमी तो नहीं छोड़ी, नपना बराबर है कि नहीं? बिल्कुल आप सही नाप रहे हैं और बहुत अच्छा नाप रहे हैं तिलक जी, और आप बहुत जुडिशियसली अपना डिबेट को चला रहे हैं। मैं कहीं पर भी आपका झुकाव या रुझान किसी के प्रति भी देख रहा हूँ, बहुत आप तटस्थ एंकर है। अब जवाब दे दीजिए सर, वो ये कह रहे हैं कि हम कर सकते हैं। देखिए इन्होंने 500 रुपए का सिलेंडर, 500 रुपए का जो आडंबर लगाया है, मुकेश जी को वो कह रहे हैं कि 500 रुपए का जो आडंबर लगाया है अशोक गहलोत जी ने, अब वो भी देखिए 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है। आप ये तो देखिए कौन सी तारीख से एप्लीकेबल है। अरे भाई आपने पहले क्यों नहीं किया बीपीएल के लिए? 1 अप्रैल 2023, लुभावने सपने 1 अप्रैल 2023 से दिखा रहे हैं, वो 500 रुपए का सिलेंडर होगा। तो ये जो इस प्रकार की मतलब ये जो छलावा करते हैं कांग्रेस वाले। मुकेश जी मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, 2014 से पहले आपने भी तो ऐसा ही एक सपना दिखाया था कि नहीं? दिखाया था ना? देखिए ऐसा है, तो आज आप क्यों नहीं पूरा कर सकते? आज तिलक जी के पास एकदम गए हैं, वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर के बार बार बीच में घुसाने का प्रयत्न करते हैं। छोड़ दीजिए सर, मैं नहीं मानता, हिंडनबर्ग को नहीं मानता। राजस्थान के मुख्यमंत्री सर हिंडनबर्ग की औकात नहीं मानता, मैं आपको मानता हूँ, आप बोलिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री 500 रुपए का ये कर सकते हैं सिलेंडर, तो आप क्यों नहीं कर सकते? देखिए हम लोग ऐसा है कि हम वही करेंगे जो हम कर सकते हैं। इन्होंने जिस प्रकार से ये वक्तव्य दिया है 500 रुपए का सिलेंडर कर देंगे, और वैसे एक्साइज ड्यूटी का स्ट्रक्चर में इन्होंने सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टेट था इनका एक्साइज ड्यूटी का तो स्ट्रक्चर। 2014 से पहले कैसे कर सकते थे आप कि बहुत हुई महंगाई की मार, तब क्या था? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता कुछ ऐसे हेडविंड्स आते हैं। मुझे बताइए कोरोना का पता था कि कोरोना 2 साल तक के लिए रहेगा देश के अंदर? सर कोरोना तो 2019, सर 2018, चलिए मैं मान गया, कोरोना तो बाद में आया सर, 19 के बाद। ऑयल सब्सिडी का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। इसके अलावा बहुत सारी प्रधानमंत्री ऐसी योजनाएं थी जो जिनके लिए आपको रेवेन्यू की एक्स्ट्रा की आवश्यकता पड़ी थी। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो क्रॉस सब्सिडी मॉडल है कि भाई ठीक है, इस वजह से हुई दिक्कत। ओके, मैं समझ गया सर, कोरोना ही वजह थी, वरना आप 500 रुपए का सिलेंडर कर देते। नहीं, और मैं ये कह रहा हूँ कोरोना एक मुख्य वजह थी, उसके अलावा भी और बहुत सी कंपल्शन होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की नीयत जो है वो गरीबों तक पहुंचने की है। पहले तो राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया भेजो तो 25 पैसे भी नहीं पहुंच पाते हैं, बिचौलिए खा जाते हैं। हाँ। तो इनकी जो सरकार में जो बिचौलिया की मारामारी थी। धनोज वेट कर रहे हैं। संगीता जी बात तो सही कह रहे हैं मुकेश जी, पहले तो 1 रुपया जाता था और 25 पैसे पहुंचता था, अब वो कह रहे हैं कि जितना जाता है उतना ही पहुंचता है। अब तो डायरेक्ट अडानी अंबानी को दे देते। अब रत्नाकर जी वही माला जपेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना। ये वही माला जपते रहेंगे। 1 मिनट,
संगीता जी, अशोक गहलोत को बोलिए ना, 65,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट वापस महंगाई जो है वो एक फिलहाल करते आज हैं। वर्तमान की स्थिति में एक अटल सत्य है। और जिस तरह से आपने खाने पीने के दाम में बताया, तो आंकड़े वो गलत तो है नहीं, वो आंकड़े कुछ सत्यता को सिद्ध करते हैं। और देखिए, आज जब एक आम इंसान की रसोई पर प्रभाव पड़ता है तो बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता सिरे से कि महंगाई नहीं है। और आज जब बार बार दाम बढ़ते हैं तो वो चौंकता कम है तिलक भाई, हताश ज्यादा हो जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, जिस तरह से पैकेट छोटे हो रहे हैं। तो देखिए, हम ये कहें कि महंगाई नहीं है और सब कुछ ठीक है, ऐसा कतई भी नहीं है। महंगाई आज देश में है और ये अटल सत्य है और इसे स्वीकार भी करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि 2014 से पहले जिन्हें महंगाई दिखाई देती थी, आज उन्होंने ऐसा चश्मा पहना है कि जिन्हें महंगाई आज दिखाई नहीं दे रही है। देश में कि आज महंगाई देश में विकास हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? कैसा विकास हो रहा है ये हम भी देख रहे हैं कि हाईवे बनते हैं बाद में और टूट पहले जाते हैं, धस पहले जाते हैं। कहीं पर पुल का निर्माण होता है, वो बैस पहले जाता है। तो देखिए, भ्रष्टाचार की ढेर विकास चल रहा है। और जो हवाई चप्पल की बात की गई थी कि हवाई चप्पल वालों को भी एरोप्लेन में घूमने को मिलेगा, तो अब तो हवाई चप्पल भी पैर से छीन चुकी है तिलक भाई, ये आलम हो चुका है। कहाँ तो मैडम? जिन वादों को आप लोग सरकार आजकल किसी के शादी ब्याह में भी जो है चार्टर्ड प्लेन पर घूम रहे हैं, कहाँ दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत है क्या? गलत बोल रहा हूँ? देखिए, 140 करोड़ की जो आबादी है ना तिलक भाई, चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि बताइए लोग परेशान हैं। तो लोग परेशान नहीं है क्या महंगाई से तिलक भाई? अगर ऐसा नहीं होता तो आज आप डिबेट का ये मुद्दा ही नहीं रखते, क्योंकि आप उन्हीं मुद्दों पर डिबेट करते हैं जो जनता के मुद्दे होते हैं। आप अनर्गल मुद्दों पर तो डिबेट ही नहीं रखते। तो ये महंगाई एक मुद्दा है क्योंकि आपने डिबेट रखी है। ये साफ जाहिर होता है कि महंगाई मुद्दा है और इस पर बात भी होनी चाहिए। डॉक्टर धनोज, आपने मुझसे कहा आंकड़े देकर बैठो, आंकड़े दिखाओ, तो माय डियर फ्रेंड, आंकड़े देखे हैं आपने? मैं बोलूं? जी सर। देखिए, आप जो बता रहे थे वो बेस ऑफ लूज था। मार्केट में प्राइस जो है ना, माय डियर फ्रेंड, आई एम टेलिंग यू अगेन माय डियर फ्रेंड, जी, जो थोक से मार्केट का जो है ना, वो थोक से होता है। अभी मैं थोड़ा सा पीछे वाली बात बता देता हूँ। 42% जो है ना राज्य सरकार ले लेती है। अभी आप पूछ रहे थे ना 132 करोड़ 132 करोड़ मतलब लाख करोड़ 32 वाले, उसमें जो भी सरकार के पास आता है ना, केंद्र सरकार के पास, उसमें 42% राज्य सरकार ले लेती है जबरदस्ती, बाय हुक बाय क्रू। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। दिल्ली ऑयल सीड्स मार्केट की बात करता हूँ उदाहरण के तौर पर। एक होता थोक, एक होता लूज। लूज का मतलब ये होता है कि बड़े व्यापारी से लेकर छोटे व्यापारी जो जाते हैं तो वो चेंजेस होता है, ठीक है। उसमें उसको हम नहीं रखेंगे। जैसे हम लोग खरीदते हैं यहाँ पर, मान लीजिए सपोज दैट मैं जिस गांव में रहता हूँ, मार्केट में मुझे सरसों का तेल 160 रुपया पड़ता है, लेकिन अपने गांव में आके मैं खरीदता हूँ तो मुझे 170 पड़ता है। इसको इस हिसाब से मैं यह नहीं कहूंगा कि सरकार महंगाई बढ़ा रहा है। तो मैं अच्छा। आता बोलते लूज और एक होता है टाइट। मैं आपको बता देता हूँ ये जो होता है ना, संगीता जी को आपकी थ्योरी गले नहीं उतर रही। नहीं, आप पूछेगी, मैं बता रहा हूँ, आंकड़ा बता रहा हूँ, बताने दीजिए, कम समय में बता रहा हूँ। ये जो है एडिबल ऑयल रेट, खाने पीने की चीज, हाँ। विदेशी, जैसे मैं आपको फर्स्ट सत्र में बता रहा था, घानी, टीन, तेल, कुंटल, लीटर, ये सब। अभी उसमें फंसना नहीं चाहते। विदेशी बाजारों में खाद्य तेल की कीमतों में सरकार ने 40 से 50 रुपये कम किया है, लेकिन फिर भी विदेशों में कम नहीं हुआ। उसमें जितने भी फ्रेट है ना, फ्रेट हाँ। अभी चल रहा बहुत, फ्रेट भी होता है, सारा चीज होता है। बिनोला तेल जो आप कॉटन, मुझे ये बताएंगे, चलिए ठीक है, मैं आपकी थ्योरी भी मान गया, बिना पेट्रोल डीजल के दाम कम किए बिना महंगाई कम हो जाएगी? नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, हो नहीं, सकता है। आपके जो आंकड़े बता रहे हैं, जो लोग घंटों जाम में फंसे होते हैं, उस हिसाब से सोचेंगे तो डीजल पेट्रोल तो 2000 रुपए लीटर हो गए। आप मेरी थ्योरी समझ रहे हैं? आप नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रही, मेरे ऊपर से हल्ला मचा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। वो लोग अपनी मर्सिडीज कार को लगा के चांदी के ऊपर एसी चलाकर छोले भटूरे खाते हैं। क्या उनसे तय होगा महंगाई? अभी आपने रत्नाकर जी, प्लीज जल्दी से, फिर संगीता जी, मुकेश जी आ रहा हूं आपके पास। बरातियों में जाता है क्या? ओके, जल्दी से प्लीज, वक्त कम है। देखिए सुषमा स्वराज जी से एक बार इसी तरह से आंकड़ों पे बात हो रही थी
सुषमा स्वराज जी ने सदन में कहा था कि तुम आंकड़ों पे ये मुझे ये आंकड़े समझ में नहीं आते, ये जो आप जो बताते हैं ना मुझे आंकड़े समझ में नहीं आते। वेरी गुड। और गुड। गरीब के पेट में गरीब का चूल्हा जलता है कि नहीं जलता है, मुझे उससे सरोकार है। मैं ये जानना चाहती हूँ, सुषमा स्वराज ने कहा तो उस हिसाब से पेट्रोल डीजल या महंगाई बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, रसोई गैस की कीमतें या रसोई के खर्चे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ये वो जानना चाहती थी। तो आज विपक्ष ये जानना चाहता है, आंकड़े की बात न करो, तुम इधर उधर की बात ना करो, ये बता कारवा कहाँ लुटा? तो आप ही तो लूट लिए कारवा। अभी 500 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं। मैं तो आपसे आग्रह करता हूँ कि आप छत्तीसगढ़ में 500 रुपये सिलेंडर कर दीजिए। लूटा। मैं अपने रिश्तेदार को फोन कर देता हूँ आपके बिहाफ पे कि भाई 500 रुपये सिलेंडर हो गया, बोलिए मैं लगा देता हूँ लाइव शो में फोन कि छत्तीसगढ़ में 500 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। मेरे मित्र ने इंडिया वॉइस पर जो कांग्रेस के हमारे मित्र उन्होंने घोषणा किया, कर दीजिए। हमने हमारी जहाँ सरकारें हैं वहाँ पे। अरे अपने रिश्तेदार को मैं फोन करूँगा, बताई जाएगा आपको। ओपीएस कांग्रेस का झंडा नहीं लगा लेगा जनाब। लगा लीजिए फोन। हमने त्रिपुरा में भी वादा अरे किया है, कर तो दीजिए ना, सिलेंडर जनाब। हमने त्रिपुरा में भी वादा किया है, वो करेंगे। आज करें कि कल करेंगे, ये तो वादा भी नहीं कर सकते। ये बैठे हैं मौन होके, ये तो वादा भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते कि हम 500 करेंगे। ये तो कहते हैं कि ओपीएस एक वो है, क्या बोलते हैं, एक रबड़ी है, क्या उसको रेवड़ी है, सॉरी ओपीएस रेवड़ी है। आप कितनी बार पूरे देश में वायरल हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम एक रेवड़ी है। दादी नानी तो ये स्वीकार नहीं करेंगे। अगर स्वीकार कर ले कि 500 में हम देंगे, चलिए भाई आज नहीं देंगे, 2 महीने बाद तो जनता को दादी नानी में झूठी कहानी कहते तो बच्चे उठ जाते हैं। एक मिनट, आपने बिल्कुल सही कहा। वायरल हुआ था ओपीएस वाला मसला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो अधूरी बात थी, पूरी भी कर देता हूं। रेवड़ी वाली बात मनमोहन सरकार में पी चिदम्बरम जी ने कही थी, ठीक, राइट? अब क्लियर हो गया, बोलिए मैं झूठ बोल रहा हूं। और ओपीएस का जिक्र अगर आप कर रहे हैं तो न्यू पेंशन स्कीम का पैसा आपको केंद्र सरकार ने दे दिया क्या? अरे वो तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ना। हाँ, मतलब राज्य सरकार। सर ये गजब खेल करते हैं। हम 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, जैसे 15 लाख में किसानों का जुमलेबाजी नहीं करते। आंकड़ों पर ही रहेंगे प्लीज। नो राज्य का राजस्व बढ़ाना है। एक मिनट रत्नाकर जी, वो हमारी जिम्मेदारी है। रत्नाकर जी मेरे साथ अगर करेंगे नहीं तो 2024 में यही जनता हमको भगा देगी वहां से। सर चुनाव में रत्नाकर जी जो आंकड़े आपको सूट करते हैं आप वही बोलते हैं। अब मैं बोलूं आंकड़े फिर। इन्फ्लेशन रेट कितना था 2009 में? 11%। 11%। आज कितना है? नीचे आया आज कितना है? आज बोलिए ना कितना है? नीचे आया कि नहीं? 6% है। नीचे आया कि नहीं आया? जब सत्ता छोड़ी थी, नहीं करेक्ट कर देता हूँ। 2009 के बाद 12 की बात कर लीजिए, मेरे साथ 12 की बात कर लीजिए, 13 की बात कर लीजिए। अब रुकिए ना, अब पूरी बात कर लीजिए ना फिर। मेरे साथ पूरी बात ऊपर पूछिए ना, सोयाबीन डीजल का क्या रेट है, डॉक्टर धनोज एक मिनट मैं वही बात कर रहा हूँ। मनमोहन सिंह ने गलत बोलूंगा तो बोलना, गलत बोल रहे हो। क्या किया? ये तो एक ही तरफ जा रहा है। रत्नाकर गला बैठा हुआ है मेरा। सर कुछ दया करिए। कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी थी तब इन्फ्लेशन रेट 6.67 था, राइट? झूठ तो नहीं बोल रहा। 6.5 आया ना। हाँ सुनिए ना, पूरी बात सुनिए ना। आज कितना है? 5.3 के आसपास है कि नहीं? ये किताबी आंकड़े इनके वाह, लगते हैं। मतलब आपको सूट करे तो बढ़िया है, नहीं और ना करे तो वाला मत बोल दीजिएगा। वो मीठा गप वाला मत बोलिएगा। बात ये है कि मैं अभी आपको रत्नाकर का उदाहरण दिया। रत्नाकर जी मेरा चश्मा ना चश्मा पहनता नहीं है कि वो गरीब का चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है। मेरे साथ हमको सरोकार है कि उसके घर में बच्चे जो है 2 वक्त की रोटी मिल रही है कि नहीं। मेरे साथ नहीं। जो आप लोग जो विपक्ष, एक मिनट नहीं, मेरे साथ नहीं रत्नाकर जी, मेरे साथ नहीं हो पाएगा। आप सत्ता से सवाल पूछ लो, सत्ता से सवाल ना पूछो तो वो गोद में बैठा है, और सत्ता से सवाल पूछो तो रोंदी। मेरा वाला वो है ही नहीं, मैंने मसला ही खत्म कर दिया, लकीर ही खत्म। अच्छा ये बताइए। एक मिनट,
संगीता जी आप मुस्कुरा क्यों रही थी जब डॉक्टर धनोज अपनी बात रख रहे थे? फिर फाइनल कमेंट मुकेश जी आपसे लूंगा। देखिए तिलक भाई, ऐसा लगने लगता है मुझे मुस्कुराते डॉक्टर धनोज तभी है जब बीजेपी लोग के सत्य प्रवक्ता सुन बन के लेते हैं, बैठ माय गए डियर हैं, फ्रेंड। पत्रकार से ज्यादा। तो इसलिए जब भी मैं इनके साथ बैठती हूँ तो ऐसा ही हो जाता है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं ये दो अपनी बीजेपी पार्टी के में झूठ प्रवक्ताओं सुन के सुन साथ के बैठती बोर हो हूँ गई क्या, थी। इसलिए मेरी इनके जो नेता है मुस्कुराहट ना, थी। बोल बोल और के इनको देखिए बोर तिलक कर भाई, दिया था। महंगाई मेरी सच्चाई नहीं है, सुनकर ये ये तो मुस्कुराहट, मैं thank नकार you ही very नहीं much। सकती कि महंगाई नहीं है। ये बात अलग है, हाँ किसी के पास ज्यादा धन आ रहा है तो उसको महंगाई ना नजर आ रही हो, लेकिन आम जनता के लिए महंगाई है। और देखिए क्रूड ऑयल के दाम जब कम भी हुए तभी हमारे देश में डीजल और पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए। मैं दिल्ली और वाइज डीजल और पेट्रोल मार्केट के का ही दाम जब उदाहरण कम दे रहा नहीं था, होंगे जहाँ तो पर संगीता उसका प्रभाव शर्मा सारी जी, चीजों पर पड़ता है। यही दिक्कत है। चुनाव के पहले एक मिनट यही दिक्कत है भाई। ये भी तो बताइए कि 22,000 करोड़ का लॉस हुआ तेल कंपनियों को, वो कौन भरेगा? हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए जो ये लॉस भी हुआ कहीं वो कागजी भरपाई आपका वो न होगी, कह दे। और जो जनता का पैसा है वो आप फिर कहेंगे कि अडानी की बात हो रही है। चलिए, जब इस अच्छा हुआ तरह से किताब ही बर्बाद नहीं कहा। किया जाएगा किसी एक व्यक्ति के ऊपर, ये मसला तो उसको मतलब क्या कुछ होगा? सवाल पूछो, गाड़ी वहीं अटकेगी, गाड़ी वहीं अटकेगी, है ना? तो उस अर्थव्यवस्था, उससे क्या अर्थव्यवस्था पे फर्क नहीं पड़ेगा तिलक भाई? मैडम अब मैं उस विषय में अभी जाना नहीं चाह रहा, डिबेट डिरेल हो जाएगी, ठीक है ना? अगर इतनी ज्यादा चिंता होती तो नोट कर लीजिएगा मेरी बात, ये फिर वायरल वाली कहानी ना आ जाए। अगर इतनी ज्यादा गरीबों की चिंता होती, आम आदमी की चिंता होती, तो राज्यसभा में उद्योगपति को नहीं भेजते, एक कवि को भेज देते। मेरी बात समझ रहे हैं ना? किन उद्योगपतियों को भेजा राज्यसभा में, किसने भेजा? अब मुझसे मुंह मत खुलवाइए मैडम, रुक जाइए। इसलिए कह रहा हूं अडानी सबके पास हैं प्रतीकात्मक रूप से, आपके भी हैं, लेकिन है ना? तिलक भाई कैसे कैसे अडानी है इसका भी फर्क है। एक मिनट, आप मुझसे मुकेश बेहतर जानते हैं। मुकेश जी, एक मिनट मुकेश सर, जी जी ये आंकड़ों की बाजीगरी, ये सब कहानी अलग है, लेकिन एक छोटी सी थ्योरी मुझे आप समझा दीजिए बस। पेट्रोल डीजल जी। के दाम कम होने से महंगाई कम होगी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल पेट्रोल डीजल की कमाई, लेकिन आप ये देखिए ना तिलक जी कि किस प्रकार से भारत के अंदर जो एक ऊर्जा का एक क्रांति आ रही है, किस प्रकार से 750 गीगावाट की जो है सोलर पावर रिन्यूएबल्स लगाई जा रही हैं, विंड पावर लगाई जा रही हैं, ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आने वाली हैं, तमाम हाइड्रोजन बेस्ड जो अभी प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा आवंटन किया गया है। तो कुर्बानी तो आम इन जनता सबसे देगी। जो है हमारी ऑयल इंपोर्ट बिल धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब हमने रशिया के साथ कुर्बानी आम जनता देगी। एग्रीमेंट किया हुआ है। मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूँ कि ये सब जितनी भी तरीके हो सकते हैं सरकार पूरे एडॉप्ट कर रही है। सर रशिया के साथ इस स्थिति में आप देखिए कि ऊर्जा का कितना बड़ा संकट विश्वव्यापी हो चुका है जब से सर, यूक्रेन वॉर हुआ है। ये एक बात बताइए ना, कोरोना काल में आपने राहत दी, 10 रुपए और 5 रुपए डीजल है, एक्सरसाइज कम कर दी पेट्रोल डीजल पर। जून जुलाई के बाद, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, जून जुलाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम होने लगी। कच्चे तेल की कीमतें पिछले 7 महीने में $40 तक नीचे आई है प्रति बैरल। मैं गलत हूं? बिल्कुल सही। नहीं, आप सही कह रहे हैं। तो फिर ये कम क्यों नहीं हुई सर? और एक इसलिए नहीं मैं कम बयान हुई। सुना देता हूं आप, तो 1 महीने पहले का बयान है। हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री क्या कुछ कह रहे थे, मैं अपने सहयोगी से चलाऊंगा, जरा प्लीज पे करिएगा जल्दी से। पेट्रोलियम मंत्री, तो इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कंट्रोल में रहे, तो अगर इनकी अंडर रिकवरी बंद हो गई हो तो थोड़ा सा कम करें। बट ये प्राइसिंग डिसीजन ये खुद लेते हैं, हमसे नहीं पूछते हैं। मुकेश सर। जी सर सुना आपने, 1 महीने पहले हमारे पेट्रोलियम मंत्री दरख्वास्त कर रहे थे और आज भी दाम नीचे जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, आदेश जारी नहीं कर रहे। चुनाव के वक्त आदेश कैसे जारी होता है? अब ये देखिए, ऐसा है कि ये बहुत इसमें स्टेट गवर्नमेंट का ये एक तो जीएसटी के अंदर नहीं आता हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, हर स्टेट अपने अपने एक्साइज कलेक्शन में, अपने अपने वैट कलेक्शन में लगा हुआ है। आप कुछ जो स्टेट रूल आपके हाथ में है उनमें आप थोड़ा बहुत उसमें नीचे डिस्काउंटिंग कर सकते हैं, पर रिलेटिवली दूसरे स्टेट में रेट वहीं के वहीं बने रहे। जैसे राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर एक्साइज के रेट आपको मालूम है सबसे ज्यादा हाई थे उस समय। मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, जो आपने मतलब अभी आम जनता ही पहले भुगतेगी। ही बोला जी, अभी तो आम आपकी जनता ही सरकार है भुगतेगी। महाराष्ट्र में, कम कर दीजिए। ओके, मैं माफी चाहूंगा माय डियर फ्रेंड धनोज जी, आंकड़े कम
नहीं पढ़े, वक्त कम पड़ गया। और मेरा वादा है, इंडिया वॉइस इस मंच से हमेशा आम लोगों की आवाज उठाता है, इस मुद्दे पर फिर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा लगा मुकेश जी, थैंक यू सो मच। रत्नाकर जी, संगीता जी, डॉक्टर धनोत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो महंगाई है या नहीं, या सिर्फ ये आंकड़े ही हैं? धरातल पर तस्वीर क्या है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।